नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ ट्रंप गजा पर पीस प्लान पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी लगातार तेज हो रही है। और गजा के लिए जो प्लान पेश किया गया है, गजा के लिए प्लान की बात कर रहा हूं मैं, पीस प्लान की बात नहीं कर रहा हूं। गजा के लिए जो नक्शा और प्लान पेश किया गया है उसको देखकर बहुत साफ समझ में आ रहा है कि यह गजा के डेवलपमेंट का प्लान नहीं है, यह बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपमेंट का प्लान है। और इजराइल के लिए यह पक्का करने का प्लान है कि फलस्तीन के अंदर से फिर उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। नक्शा आपके सामने है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उस पर बात करेंगे। यह नक्शा आपके सामने है जो डेविड कुशनर ने पेश किया। यह ट्रंप का दामाद है। भाई भतीजावाद का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं है तो यह आपको दिखाई देगा कि ट्रंप का दामाद जो अमेरिका में कहीं किसी पोस्ट पर नहीं है, वो गजा जैसी सेंसिटिव जगह के लिए प्लान पेश करता है। यह तो मैंने आपको बताया ही कि गजा का जो पूरा प्लान बना है उसमें डेविड विटकॉफ और कुशनर जैसे लोग हैं जो हमेशा इजराइल के समर्थक रहे हैं। एक भी फलस्तीनी इसमें शामिल नहीं है। पीस बोर्ड में जरूर एक फलस्तीनी को शामिल किया गया है जो पहले पीएलए में था, लेकिन इसके अलावा कोई फलस्तीनी इसमें शामिल नहीं है। नक्शा आपके सामने है। रफा एक कोने में ग्रीन से आप देख रहे होंगे कि न्यू रफा बसाया जाएगा। यानी पहली बात तो यह कि रफा जैसा था वैसा नहीं होगा, नए तरीके से बसाया जाएगा। अब आप इस पे गौर करेंगे और कल की बातें सुनेंगे तो पता यह चलेगा कि रफा जो होगा उसके चारों तरफ बॉर्डर होगा, चारदीवारी होगी, दरवाजा होगा, चेक पोस्ट होंगे। रफा के अंदर वही जा पाएगा जिसको चेक पोस्ट से क्लियरेंस दी जाएगी, यानी वहां आने जाने वाले हर आदमी पर नजर रखी जाएगी। हथियार रखना किसी को अलाउ नहीं होगा। जो स्कूल वहां पर खुलेंगे वहां इजराइल का कोर्स पढ़ाया जाएगा, वो सिलेबस पढ़ाया जाएगा जिसको इजराइल पास करेगा, और किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी उसके अंदर नहीं हो पाएगी। यानी रफा एक खुली जेल हो जाएगा। पूरे नक्शे को एक बार फिर से देखिए। जो ऊपर का इलाका आपको दिख रहा है वो ट्रांसपोर्ट की बात की गई कि यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, सड़कें होंगी, बाकी सारा कुछ होगा। ये वही इलाका है जो शोर से, सी शोर से लगा हुआ है, बीच से लगा हुआ है। ये वाला इलाका वो है जहां पर ये लोग अपने बीच रिजॉर्ट और बाकी सारा कुछ बनाना चाहते हैं। ये सारा इलाका आप ये मान के चलिए कि अमेरिका के और इजराइल के कैपिटलिस्ट के कब्जे में होगा, और यहां पर बनेगा सी शोर पर शानदार बीच हाउसेस बनेंगे, होटल्स बनेंगे और सारा अय्याशियों की जगह बनेंगी जो इन्हें चाहिए। बाकी जो पूरा नक्शा है उसमें बताया गया है कि 1 लाख के करीब घर बनेंगे। जाहिर है मल्टी स्टोरी घर बनेंगे, नक्शा वक्शा दिखाया जा रहा है। 200 के आसपास इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे। 180 केंद्र ऐसे बनेंगे जहां पे कल्चरल एक्टिविटीज होंगी या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज होंगी, यानी मस्जिद वगैरह सब इसमें आ गई। और 75 प्लस हॉस्पिटल्स बनेंगे, छोटे बड़े, ये सब तो दिखा दिया गया। लेकिन इस पूरे नक्शे को देखकर बहुत क्लियर समझ में आता है कि जिस गजा को तबाह किया है इजराइल ने, और इजराइल ने ही तबाह किया है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने हाथ में मोबाइल पर खबर देखता है कि जंग खत्म हो गई, शांति हो गई, और उसके बाद गजा को देखने के लिए निकलता है और चारों तरफ सिवाय तबाही के उसको कुछ नहीं दिख रहा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको लगता है कि गजा जो है वो कोई धारावी जैसा स्लम था। जो नहीं जानते हैं उन्हें लगता है कि गजा में तो गरीबी ही गरीबी थी, गजा में तो कुछ था ही नहीं, पूरी तरह से नष्ट था। और ऐसे लोग अपने वीडियोस में और अपने अहवाल में, ट्विटर स्टेटस और फेसबुक वगैरह पे लिख रहे हैं कि गजा को तो बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्हें देखना चाहिए कि गजा क्या था। गजा पहले से भी बेहद खूबसूरत था और गजा वालों का बनाया हुआ था, इजराइल ने नहीं बनाया था। इजराइल ने तो जंग के दौरान सारे फायदे उठाए और जो इकॉनमी थी गजा की उसको तबाह कर दिया, वहां की यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी। अब इस पूरे नक्शे में एक आपको बड़ी मजेदार बात मैं बताता हूं। इसमें कोई हवाई अड्डा नहीं है, कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, यानी गजा के पूरे इलाके में कोई हवाई अड्डा नहीं होगा।
अब हो सकता है कोई होशियार आदमी आके मुझे बताए, अरे पहले भी तो हवाई अड्डा नहीं था। तो मैं उसको बताऊंगा कि 1998 में गजा में हवाई अड्डा बना था, जिसको 2001 या 2002 में इजराइल ने खत्म कर दिया। कोई कह सकता है कि नहीं है हवाई अड्डा, तो क्या फर्क पड़ता है। वहीं ये बात आ जाती है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि इसमें गजा और फलस्तीन की आजादी के लिए कुछ है ही नहीं। लगातार गजा कहा जा रहा है, फलस्तीन कहा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि फलस्तीन जब आप कहेंगे तो एक अलग मुल्क की बात होगी। फलस्तीन जब आप कहेंगे तो यह सवाल उठेगा कि वेस्ट बैंक को गजा से जोड़ने वाला कौन सा इलाका होगा। वेस्ट बैंक के लोग गजा में कैसे जा सकेंगे, क्योंकि जानते हैं आप कि अभी फिलहाल घटते घटते फलस्तीन जो बचा है उसमें गजा बचा है और वेस्ट बैंक बचा है, बाकी सब तो इजराइल खा गया। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे को लेकर जो यूरोप इतना परेशान था, वो इस सवाल का जवाब कभी नहीं देगा कि आखिर किस अधिकार से, किस हक से इजराइल ने गजा को इस कदर कब्जा किया। यूएन रेजोल्यूशन जो आया था, आपको याद होगा, मैं कई बार वो दिखा चुका हूं, आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा कि आधा हिस्सा फलस्तीन का था। उसको खाते खाते अब फलस्तीन के नाम पर सिर्फ गजा बचा है। और क्या बचा है? वेस्ट बैंक बचा है। और अमेरिका में चाहे वो डेविड कुशनर हो, चाहे वो विटकॉफ हो, चाहे ट्रंप हो, कोई फलस्तीन का नाम नहीं लेता है, सिर्फ गजा का नाम लेते हैं, क्योंकि फलस्तीन को आजाद मुल्क बनाने का उनका कोई मकसद है ही नहीं। और जब आप इसे सोचते हैं तब आपके समझ में आता है कि आखिर एयरपोर्ट बनाया क्यों नहीं जा रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो बिना इजराइल की अनुमति के भी आप दुनिया भर में जा सकते हैं। ठीक है, इजराइल के ऊपर से नहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे, दूसरे देशों के एयर स्पेस को यूज करके जाएंगे, लेकिन आप दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। एयर स्पेस ना होने का मतलब क्या है कि गजा में अगर कोई जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले इजराइल के हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा, वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन जब मिलेगी तब जाकर आदमी गजा में जा सकेगा, फलस्तीन में जा सकेगा। जो आज सिचुएशन है वही सिचुएशन बनी रहेगी। इसी वजह से गजा का हवाई अड्डा तोड़ दिया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया गया था। और इसीलिए डेविड कुशनर ने जो प्लान पेश किया उसमें हवाई अड्डे का कोई प्लान है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जमीनी रास्ता है। और जमीनी रास्ते पर जाने के लिए आपको इजराइल से इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी फलस्तीन की मुसलसल गुलामी का एक प्लान पेश कर दिया गया है, जिसको गजा पीस प्लान कहा जा रहा है, जिसको बोर्डा पीस कहा जा रहा है। और कितने शर्म की बात है कि कोसोवो, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान जैसे मुल्क, जॉर्डन जैसे मुल्क, इंडोनेशिया जैसे मुल्क इसमें खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो मुल्क जो फलस्तीन की आजादी की बात करते थे वो भी इसमें खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान, जो $1 बिलियन खर्च करके इसकी मेंबरशिप भी लेने जा रहा है, परमानेंट मेंबर भी बनने जा रहा है, और जिसने उस दस्तावेज पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं जिसके हिसाब से अब उसकी आर्मी फलस्तीन के अंदर इजिप्ट और इजराइल की लीडरशिप में काम करेगी। इजराइल कहेगा गोली चलाओ और उसके सैनिक गोली चलाएंगे किन पर? फलस्तीनियों पर, अरबों पर, उन्हीं फलस्तीनियों पर जिनका नाम लेकर राजनीति करते रहे हैं। और ये समझ में आने पर समझ में ये आता है कि आखिर इमरान खान को जेल में क्यों रखा गया, आखिर इमरान खान को इस तरह से देश की राजनीति के बाहर क्यों किया गया। जिस देश में गली गली में करप्शन है, अब इस बात से कोई नाराज मत हो जाना, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया के सबसे करप्ट आर्मीज में से एक है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस दुनिया के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस में से एक हैं। मैं अपने देश के पॉलिटिशियंस को नहीं बचा रहा, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस भी कम करप्ट नहीं है, लेकिन बात पाकिस्तान की हो रही थी। फिलहाल पाकिस्तान में इमरान खान हाल फिलहाल में एक ऐसा लीडर रहा है जिसने खुलेआम इस बात को कहा है कि हम इजराइल को कोई मान्यता नहीं देंगे, हम कभी इजराइल को एक मुल्क का दर्जा नहीं देंगे। उसने खुलेआम कहा है कि अगर शरीफ फैमिली के पास चली गई सत्ता तो ये लोग अमेरिका के कहने पर इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे, ये लोग फलस्तीनियों को भूल जाएंगे। और वही हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस के बहाने शहबाज शरीफ वहां पहुंचा है, उसने साइन किया है, और पाकिस्तान चाहे भाषण जितना भी देता रहे लेकिन अब फलस्तीनियों के खिलाफ गोली चलाने पर तैयार हो गया है। पाकिस्तान की आर्मी इजराइल का मुकाबला नहीं करेगी।
पाकिस्तान की आर्मी फलस्तीनियों को बचाएगी नहीं, बल्कि वहां पर हमास से हथियार छीनने के बहाने फलस्तीनियों पर जुल्म का जो एक और दौर चलने वाला है, उस दौर में भागीदार बनेगी। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप के दबाव में यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। तो एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, बोर्ड ऑफ पीस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि गजा के लिए जो भी प्लान है वो फलस्तीन की आजादी का नहीं, फलस्तीन की गुलामी का प्लान है। जब ये सब चल रहा था उसी समय पीएलओ के जो प्रेसिडेंट हैं, फिलिस्तीनियन लिबरेशन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो गए हुए हैं, अब्बास साहब वो गए हुए हैं रशिया। और रशिया में पुतिन कल उनसे प्रोटोकॉल तोड़ के मिले। वहां अब्बास साहब ने कहा कि हमें रशिया और मॉस्को दूसरा घर लगता है, क्योंकि यहां हमारी आवाज सुनी जाती है, यहां हमारी बात सुनी जाती है। पुतिन का मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक फलस्तीन की आजादी का सवाल इसमें जोड़ा नहीं जाएगा, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि मजाक में कहा था कि $1 बिलियन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जो हमारी प्रॉपर्टी जो आपने सीज करी है, फ्रीज करी है, आप उनसे ही $1 मिलियन निकाल लीजिए। ट्रंप ने इसको भी पॉजिटिवली लिया है, तो क्या होता है वो देखते हैं। वैसे बोर्ड ऑफ पीस की इस मीटिंग में सबसे मजेदार बात यह थी कि बेंजामिन नेतन्याहू दावोस में नहीं था। दावोस में जब सिग्नेचर हो रहा था इस बोर्ड ऑफ पीस पर, इसके कागजात पर जब सिग्नेचर हो रहा था, इसका चार्टर निकाला जा रहा था, तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में ही था, वो दावोस नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह साफ कर दिया था कि आईसीसी का जो वारंट निकला है तुम्हारे खिलाफ, जिसके तहत तुम्हारी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसका हम तो पालन करेंगे। अगर तुम स्विट्जरलैंड में पैर रखते हो तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तो आईसीसी के वारंट का कोई असर हुआ हो या ना हो, लेकिन यह इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जिस समय डिस्कस किया जा रहा था, फलस्तीन डिस्कस किया जा रहा था, उस समय इजराइल का नेता बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर नहीं था। यह अपने आप में एक मजेदार बात है। इसके अलावा यूरोप के मुल्कों ने अभी तक इसमें शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्वीडन सीधे सीधे पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पैराग्वे, रशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इन सब कंट्रीज ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। ना फैसला लेने वालों में तुर्की भी शामिल है। आर्दोगा ने भी ये कहा है कि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं लिया है। आर्दोगा दावोस नहीं जाते हैं, आप जानते हैं। फलस्तीन के मुद्दे पर ही बहस चल रही थी। आर्दोगा के खिलाफ इजराइल के राष्ट्रपति ने कुछ कहा, उस पर आर्दोगा ने एक लंबा भाषण देने की कोशिश की, जिससे उनको रोक दिया गया। 4-5 साल पुरानी बात है। और उसके बाद वहीं पर आर्दोगा ने कह दिया था कि आज के बाद मैं कभी दावोस नहीं आऊंगा। तो वो दावोस नहीं गए। ये जो सम्मेलन होता है इसमें आर्दोगा नहीं जाते हैं। लेकिन तुर्की इस बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। भारत भी उन्हीं मुल्कों में है जिसने कोई फैसला नहीं किया है, और भारत भी बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जबकि मोदी जी को बुलाया गया था और ट्रंप चाहते हैं कि मोदी भी इसमें शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल मोदी इसमें शामिल होते हुए नहीं दिख रहे। जहां तक बाकी मुल्कों का सवाल है, अगर अरब मुल्कों की बात करें तो सऊदी अरबिया, कतर और कई सारे ऐसे मुल्क हैं, मतलब यूएई को छोड़ दीजिए तो किसी भी अरब मुल्क ने अभी $1 बिलियन देकर इसकी परमानेंट मेंबरशिप लेने की बात नहीं की है। तो आगे वो इसमें कितने एक्टिव होंगे, इसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चाइना भी फिलहाल इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन के सामने कोई एक ऐसी बॉडी बने जिसमें उसका रोल ना हो। आखिर यूनाइटेड नेशन में उसके पास वीटो पावर है, और ये जो नया बोर्ड ऑफ पीस बनेगा इसमें तो उसके पास वीटो पावर होगी नहीं। रशिया की दिक्कत यह है कि यूनाइटेड नेशन लगातार उसके खिलाफ ही रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में जिन मुल्कों का जोर है वो हैं यूरोप के मुल्क और अमेरिका, और ये सारे के सारे यूक्रेन के साथ रहे हैं। तो रशिया यूएन को लेकर भी बहुत ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई दे या बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई दे, ऐसा नहीं है। ऐसे में वो टैक्टिस के तौर पर यहां शामिल हो सकता है। अगर ट्रंप ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी फ्रीज की हुई रकम से ही हम $1 बिलियन ले लेंगे, तो रशिया का कोई नुकसान भी नहीं है। जो पैसा पहले ही जा चुका है, वो पैसा अगर बोर्ड ऑफ पीस में भी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले वक्त में समझ में आएगा कि बोर्ड ऑफ पीस कितना मजबूत होता है, कितना नहीं होता है। उधर ईरान में अगर आप देखें तो लगातार ट्रंप फिर से धमकियां देना शुरू कर चुके हैं।
एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम ईरान की तरफ मरीन्स भेज रहे हैं, सशस्त्र मरीन्स भेज रहे हैं जिन पे जहाजें हैं जो हमला कर सकती हैं, और तेहरान ने अगर अपना एटॉमिक प्रोग्राम फिर से शुरू किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उनसे पूछा गया था कि आप ईरान को घेर रहे हैं, ईरान के चारों तरफ मरीन्स लगा रहे हैं, तो ट्रंप का जवाब था कि हमने एहतियात के तौर पर कई जहाज उस तरफ भेजे हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन हम उनके ऊपर कड़ी नजर रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास एक नौसैनिक बेड़ा है जो उस दिशा में बढ़ रहा है, हम शायद इसका यूज ना करें, लेकिन बेड़ा अगर गया है तो जाहिर है खतरा तो है ही। राइटर्स में एक खबर छपी है जहां नाम न छापने की शर्त पे अमेरिकन ऑफिसर्स ने यह कहा है कि यूएस अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जिस पर फाइटर जेट्स होती हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं जिनसे कभी भी हमला किया जा सकता है, वो ईरान के बहुत करीब पहुंचने वाली है, और इसके अलावा भी मिसाइल चलाने वाली बहुत सारी जहाजें वहां पर नियुक्त की जा रही हैं। मैं आपसे बहुत क्लियरली कह रहा हूं, कई दिन से कह रहा हूं कि अमेरिका एक जंग की तैयारी में है। पिछली बार अगर हमला नहीं हुआ है तो वो हमला इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इजराइल को डर था कि अभी उतनी तैयारी नहीं है, और इतनी कम तैयारी के साथ हमला होगा तो ईरान इजराइल को तबाह कर सकता है। इसीलिए तैयारी लगातार की जा रही है, और कभी भी ईरान पर फिर से हमले का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि इजराइल के पास इसके अलावा कोई और रास्ता फिलहाल नहीं है। अब पिछली बार की तरह आखिरी बार यह हमला रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा, इस पर तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। इजराइल के पत्रकारों को अगर पढ़ें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस समय वो सऊदी अरबिया से बहुत परेशान लग रहे हैं। लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं कि सऊदी अरबिया इजराइल के खिलाफ लगातार माहौल बना रहा है। सऊदी अरबिया में लगातार जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इजराइल के खिलाफ लिख रहे हैं, और एक सुन्नी एंगल, एक सुन्नी मोर्चा खोला जा रहा है। जाहिर है सुन्नी मोर्चे का मतलब यह होगा कि सऊदी अरबिया भी उसमें शामिल होगा, उसमें जॉर्डन, ओमान, कतर, तुर्की तक उसके अंदर शामिल होंगे, और वो बेहद मजबूत होगा। और ये तो दिख ही रहा है कि सऊदी अरबिया खाड़ी के अंदर नए इक्वेशन बना रहा है जिसमें इजराइल बाहर है। इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो फिलहाल कहीं है नहीं। अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद सऊदी अरबिया इजराइल के साथ नॉर्मल रिश्ते करने नहीं जा रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। यूएई इकलौता देश है जो इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते रखते हुए, और बल्कि आप ये कहें कि इजराइल के साथ साथ चलने को तैयार है, और उसके चलते सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में जो कुछ हुआ है वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और यहीं से ये उम्मीद जगती है कि क्या ये जो गजा प्लान है इसको सऊदी अरबिया एज इट इज लागू होने देगा? क्या इसमें वैसी ही भागीदारी करेगा जैसी अमेरिका उम्मीद कर रहा है, या प्रेशर डालकर इसमें कुछ चीजें बदलवाएगा? इजराइल के सामने फलस्तीन के एक आजाद मुल्क के दर्जे को लेकर सऊदी अरबिया क्या सवाल खड़ा करेगा? क्या टर्की उसमें मदद करेगा? क्या बाकी अरब मुल्क भी उसमें मदद करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से जुड़ता है कि ईरान पर हमला, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अरब मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो क्या इन कंट्रीज के अंदर इतनी ताकत है कि अमेरिका को मना सकें ये हमला ना करने के लिए? ये सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों के जो जवाब आएंगे उससे ही मिडिल ईस्ट का और दुनिया का फ्यूचर तय होगा। फिलहाल मामला जहां तक है मैंने आपको बताया, आगे जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।